हेलो सी एंटर के बच्चों, अगर आप लोगों का अटेम्प्ट जनवरी 2026 में है तो ये वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं लेके आया हूं सभी सी एंटर के दोस्तों के लिए जनवरी 2026 के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट्स। दोस्तों ये ऐसे अपडेट्स है जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने के। तो चलो इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे हम लोग सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स को। यहाँ पे देखना, मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड रखने वाला हूं यहाँ पे, और सिर्फ जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको एकदम फटाफट यहाँ पे रिवाइज करवा के दे दूंगा। चलो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग स्टैट्यूटरी अपडेट्स के साथ। सबसे पहला अपडेट आया हुआ है आपका चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर। सबसे पहला अपडेट हम लोग देखेंगे आपका चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 9(3) यानी कि जब हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते थे तब एक पर्टिकुलर एंट्री है यहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। यानी कि देखो, अगर रेसिपिएंट ने कोई भी स्पॉन्सरशिप का सर्विस प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, तो टैक्स कैसे लगेगा उसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक समरी वाला चार्ट बनाया है आप सभी के लिए, ध्यान से देखना। अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विसेज देने वाला कौन? यानी कि मैं बोलूँ क्या, यहाँ पे सप्लायर की बात चालू है। यहाँ पे किसकी बात चालू है? सप्लायर। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बट अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि एग्जांपल के लिए पकड़ लो आपका प्रोपराइटर है, कौन है यहाँ पे? प्रोपराइटर। तो चेक करो कि जिसको सर्विसेज दे रहे यानी कि रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो आरसीएम लगेगा। बट अगर आपका रेसिपिएंट एनी अदर पर्सन है तो क्या चार्ज होगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, प्रोवाइडेड सप्लायर इज अ टैक्सेबल पर्सन। प्रोवाइडेड सप्लायर कौन होना चाहिए? आपका टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं पर्टिकुलरली अगर आप लोगों को बताऊं तो ये वाले पॉइंट पे हाई चांसेस से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। वापिस से ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रहा है, फिर वो किसी को भी प्रोवाइड करे, तो यहां पे क्या चार्ज होगा? आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म चार्ज होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। यानी कि मैं बोलूंगा अगर इजी लैंग्वेज में इसको हम समझे तो यहाँ पे किसकी बात चालू है? आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की। किसकी बात चालू है? कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आप लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो किसी भी पर्सन को, अच्छा यहाँ पे सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड रहता, अगर सप्लायर कौन रहता? आपका रजिस्टर्ड पर्सन रहता, तो उस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट सप्लायर खुद अनरजिस्टर्ड है और वो सर्विसेज जिसको दे रहा है ना, सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है। सामने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो लगेगा आरसीएम। बट रजिस्टर्ड पर्सन अगर कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम नहीं लगेगा, तो आरसीएम नहीं लगेगा। अच्छा देखो, मैंने इसके एक छोटा सा चार्ट आप लोगों के लिए यहीं पे बना देता हूं। अगर आप लोग दे रहे हो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ क्या कर रहे हो? कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आपको क्या चेक करना है? सप्लायर। भैया अगर सप्लायर आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर कौन है? आपका रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप लोग क्या चेक करोगे? रेसिपिएंट कौन है। अगर रेसिपिएंट आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा? आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड कौन से सेक्शन में? वो देखो सेक्शन 9 में है या सेक्शन 10। अगर सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, सेक्शन 10 में रहेगा तो आरसीएम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। देखो यूजुअली ना जब इंस्टीट्यूट चार्जेस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो दो केस सिनेरियोस करके पूछते हैं आरसीएम वाले। तो हाई प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के अंदर ये दोनों अमेंडमेंट के ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों अमेंडमेंट। ठीक है, तो अगर दोनों के चार्ट का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इमीडिएटली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और साथ ही साथ में इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन है यहां तक सबका? चलो क्लियर है। बढ़ते हम लोग अगले हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर। अभी क्वेश्चन आया था डीडीएफ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या उसको लोकल अथॉरिटी माना जाएगा अंडर जीएसटी लॉ? देखो
एक कंसेप्ट है, अगर कोई भी सर्विसेज लोकल अथॉरिटी दे रहा है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी उसके ऊपर आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करेगा। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, अगर इफ एनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, देन इन दैट केस बिजनेस एंटिटी विल पे टैक्स अंडर आरसीएम। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये था, क्या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये आपका लोकल अथॉरिटी बोल के क्लासिफाई होगा क्या? तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया भाई। क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया भाई, देखो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये कोई लोकल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको लोकल अथॉरिटी नहीं माना गया हुआ है, तो जो सर्विसेज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी वो आरसीएम में क्लासिफाई नहीं होगा। वो क्लासिफाई किसके अंदर हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्लासिफाई होगा। एक एग्जांपल से समझो, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये एक बिजनेस एंटिटी थी, इसको लीज पे दिया कमर्शियल प्लॉट। लीज पे क्या दिया, कमर्शियल प्लॉट। इन रिटर्न XYZ प्राइवेट लिमिटेड रेंट कितना पे करते थे, 2 लाख रुपीस पर मंथ। तो ये ट्रांजैक्शन के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जो सप्लायर है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लायबल है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। क्लियर है आप सबको, डन यहां तक? चलो, ये हो गया हमारा चार्जेस वाला चैप्टर कंप्लीट। अगले चैप्टर के ऊपर बढ़ेंगे अभी यहाँ पे हम लोग, जो कौन सा है आप लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पे बात करता है। चलो दोस्तों, मैंने इसी चैनल के ऊपर आपका एबीसी एनालिसिस भी डाला हुआ है, जिसके अंदर आपका ए कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पहले ही बोला हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। इसके ऊपर हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट के अंदर। और क्योंकि पर्टिकुलरली इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया हुआ है ना, तो ये अमेंडमेंट के हाई चांसेस है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फॉर्म करने के। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले वो समझ के लो। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज सप्लाइड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। कोई भी है ना ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे, ऑनलाइन सर्विसेज किसको मिल रही है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को मिल रही है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा। उसके लिए ना पहले मैं जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो आप लोगों को बता दूंगा, और फिर मैं क्लैरिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखना, रूल 46F, रूल 46F वो क्या बोलते हैं, देखो, अगर कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग या कोई भी ऐसे टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा बेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही है, किसको दी जा रही है, रेसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड है। रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आपको रेसिपिएंट का स्टेट का नेम मेंशन करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इसके पहले ना ऊपर एक पॉइंट को समझो। पहले क्या बोलते थे कि अगर आप लोग कोई भी सर्विसेज रेसिपिएंट को दे रहे हो और रेसिपिएंट क्या है आपका, अनरजिस्टर्ड है, तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 के ऊपर जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 के ऊपर जाएगा, तभी आपको रेसिपिएंट का स्टेट का नेम मेंशन करना पड़ता है। अदर केसेस में वही सही है। बट अगर आप लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज दे रहे हो या कोई भी ऐसे टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या OIDR के थ्रू, जहां पे रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो आपको उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा रेसिपिएंट का स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक ऑनलाइन मनी गेमिंग है, लेट्स से 3 पत्तीज नहीं 3 पत्तीज, ये किधर का है, यूएसए का कंपनी है। कागा कंपनी है, यूएसए का। इसने क्या किया, प्रणय नाम के एक इंडियन अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऑनलाइन सर्विसेज दी, ऑनलाइन गेमिंग का सर्विस दिया। किसका सर्विस दिया, ऑनलाइन गेमिंग का सर्विस। तो यहां पे अभी ये जो सप्लायर है ना, यहां पे ये जो सप्लायर है, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन लाया गया हुआ है कि तुझे क्या करना है, ये जो रेसिपिएंट है उसका स्टेट नेम मेंशन करना है। स्टेट नेम मेंशन करना है irrespective of value of supply। मेरा पर्सनल अंदाजा ऐसा है कि इंस्टीट्यूट आप लोगों को एक ऐसा केस स्टडी फॉर्म करके देगा जिसके अंदर वो बोलेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी ऑफ ₹30,000। टैक्स कंसल्टेंट का ये बोलना है कि अमाउंट क्योंकि 50,000 से कम है, इसके लिए हमने स्टेट कोड मेंशन नहीं किया, और आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या वो टैक्स कंसल्टेंट का जो भी स्टेटमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है। मोस्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनना चाहिए।
तो आप लोगों को क्या बोलना है कि अगर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग या टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो वाया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और OIDAR, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको स्टेट कोड मेंशन करना पड़ेगा ऑफ रेसिपिएंट, और जो रेसिपिएंट का स्टेट नेम रहेगा उसी को क्या माना जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। वो पॉइंट यहां पे बोला गया भाई, ध्यान से देखना। Supplier of online services to the record the name of state of unregistered recipient irrespective of value of supply. Name of state shall be deemed as address on the record and place of supply shall be location of recipient. इसके लिए अपन रेफर करेंगे सेक्शन कौन सा 12(2) का सब क्लॉज बी, यानी कि ये कौन से प्रोविजन में चला गया, आपके जनरल प्रोविजन में चला गया। कौन से प्रोविजन में चला गया, जनरल प्रोविजन में चला गया। समझा सबको, क्लियर है यहां तक, डन। चल उसके बाद में हम लोग आएंगे अगले चैप्टर के ऊपर जो कि किसकी बात करता है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम GST। चलो आ जाओ, इसके सबसे पहले अमेंडमेंट के ऊपर आएंगे। सीरियल नंबर 25A के अंदर एकदम एक छोटा सा अमेंडमेंट है। यहाँ पे जो एक वर्ड रहता था ना एंड, उसको रिप्लेस कर दिया गया है और से, यानी कि क्या बोलते हैं, देखो अगर कोई भी सर्विसेज दे रहे विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन, पहले क्या होते थे, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले वो जो सर्विसेज दे रहे ना वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को होना चाहिए। अभी क्या बोले, या तो ट्रांसमिशन का सर्विस दो या तो डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस दो। ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। मतलब पहले ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना कंपलसरी था, अभी बोल रहे या तो ट्रांसमिशन करो या तो डिस्ट्रीब्यूशन करो या तो ट्रांसमिशन और एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी कर लो चलेगा। पहले दोनों करना चाहिए था, अभी कोई भी एक चीज किया तो भी चलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर समझो कोई एक डिस्कॉम है, डिस्कॉम यानी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसकी जो मेन सर्विस है ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो तो GST से एग्जेम्प्ट है ही है, वो GST से मेन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बट उससे रिलेटेड अगर आप लोग और भी कोई सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, आप लोग इक्विपमेंट को रेंट पे दे रहे हो, टेस्टिंग ऑफ मीटर का सर्विसेज दे रहे हो, या तो आप टेस्टिंग कर रहे हो ट्रांसफॉर्मर का या कैपिगेटर्स का, या तो आप लोग क्या कर रहे हो शिफ्टिंग करके दे रहे हो मीटर का, या तो आप लोग डुप्लीकेट बिल इश्यू कर रहे हो, यानी कि जो आपका मेन सर्विस है कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके साथ अगर आप लोग कोई भी एंसिलरी सर्विसेज कर रहे हो, मीटर शिफ्ट करने का, मीटर को रेंट पे देने का, डुप्लीकेट बिल को इश्यू करने का, वो सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। तो इसके अंदर सिर्फ अमेंडमेंट में ही आया है, पहले बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस, अभी बोला जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस। क्लियर है पहला एग्जांपल। अगला एग्जांपल भी एंट्री नंबर 69 के अंदर, कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अवॉर्डिंग बॉडी recognized by नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल education and training, an assessment agency recognized by national council for vocational educational training, या तो ट्रेनिंग बॉडी accredited with an awarding body that is recognized by national council for vocational education training, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स है ना पहले भी एग्जेम्प्ट है। इसके अंदर है ना और एक सप्लायर को एग्जेम्पशन दिया गया, वो सप्लायर कौन है, आपका ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो इसके अंदर कौन कौन आते हैं ना, इंस्टीट्यूट वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको याद रहेगा, वो आपको नाम लिख के देंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्या नाम हो सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे IIB एजुकेशन, या तो मिडकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये ट्रेनिंग पार्टनर्स है जिसको किन्होंने अप्रूव किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे बोलेंगे कि IIB एजुकेशन ने कोई तो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए, किसको प्रोवाइड किए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर सर्विसेज दिए, तो क्या उनको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यस वो एग्जेम्प्ट है। ये नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, वो आपको क्लियरली मेंशन करके देंगे कि वो ट्रेनिंग पार्टनर है विच इज अप्रूव्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर है आप सभी को। चलो फिर अगला पॉइंट, एक नया एग्जेम्पशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बन जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो दोस्तों एग्जेम्पशन अगेन मैंने जो ABC एनालिसिस इस वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला है, आप एक बार जरूर देख लो, क्योंकि मैंने उसके अंदर एग्जेम्पशन भी कैटेगरी A के अंदर रखा है। 100% एग्जाम के अंदर एग्जेम्पशन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ये वाला जो नया एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं।
सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, अभी से हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, MVAF, constituted under section 164B of Motor Vehicle Act 1988 against consideration made by insurer out of the premium collected for third party insurance of motor vehicle. एग्जाम्पल के थ्रू समझ के लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे एक पर्सन था, लेट्स से इसका नाम है मिस्टर शिव। मिस्टर शिव ने क्या किया, LIC नाम गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे एक दूसरा नाम लेता हूं मैं, बजाज, यहाँ पे एक नाम लिखता हूं मैं, बजाज इंश्योरेंस, ठीक है, एक कंपनी थी बजाज इंश्योरेंस, उससे अपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल दिया। कितने रुपीस का इंश्योरेंस निकाला, 10,000 रुपीस का इंश्योरेंस निकाला। यहां तक एक स्टोरी है, अगली स्टोरी पे ध्यान दो। अभी ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। कैसा ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर, इनको एक सर्टन अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को। किसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को। अगर देखो कल जाके कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है जहां पे एक्सीडेंट करने वाला कौन है मालूम नहीं, या जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो इंश्योर गाड़ी नहीं थी, या जो भी रीजन है, और विक्टिम को कॉम्पेंसेशन पे करना है, तो विक्टिम को कॉम्पेंसेशन पे करता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। तो यहां पे क्या हो गया, बजाज इंश्योरेंस कंपनी को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को कितना रुपीस कंट्रीब्यूट करना पड़ा, 2,000 रुपीस कंट्रीब्यूट करना पड़ा। तो ये 2,000 रुपीस का एक बात चालू है। और मान लो कल जाके एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में देखो दो आउटकम्स, या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, वो डेथ पर्सन जिसको हुआ था उसके नॉमिनीज को या उसके लीगल हेड्स को कॉम्पेंसेशन पे करेगा, या तो वो पर्सन बच गया बट उसका हॉस्पिटल में कुछ खर्चा हो रहा है तो वो पर्सन को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड रीइंबर्समेंट देगा मेडिकल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आइदर केसेस में लेट्स से मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ने कॉम्पेंसेशन दिया या रीइंबर्समेंट दिया, तो वो जो कॉम्पेंसेशन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड किसको दे रहा है, विक्टिम को दे रहा है, या फिर जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को प्रीमियम पे किया हुआ है। ये दोनों सर्विसेज जीएसटी में क्या मानी गई है, एग्जेम्प्ट मानी गई है। क्लियर है आप सभी को यहां तक, पक्का। चलो फिर नया डेफिनेशन इंसर्ट किया गया हुआ है, इंश्योरर का डेफिनेशन असाइन किया गया हुआ है। इंश्योरर का डेफिनेशन वो बोल रहे उसका सेम मतलब है जो इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरर किसको बोला गया है, एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोला गया है। एग्जाम्पल आपका LIC आ गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस आ गया, या तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि क्या, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट और पार्लियामेंट टू कैरी आउट इंश्योरेंस का बिजनेस। इसके एग्जांपल क्या आएगा आपका, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आता है एक इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्जांपल उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंश्योरेंस फेडरेशन लिमिटेड, या तो फॉरेन कंपनी जो इंडिया के अंदर री इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है थ्रू इट्स ब्रांच एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, एग्जांपल स्विस री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपके एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है, सी कैटेगरी, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट हाँ ये आपके लिए A+ कैटेगरी है, इसके ऊपर हाई चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के। क्लियर है। चलो फिर अगला पॉइंट एक आता है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को अलग अलग सर्विसेज मिल रही थी, जैसे कि हाउसकीपिंग सर्विस, सिविल मेंटेनेंस सर्विस, फर्नीचर मेंटेनेंस सर्विस, हॉर्टिकल्चर सर्विसेज, किससे मिल रही थी, फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के लिए, अपना ऑफिस ठीक रखने के लिए। यानी कि यहां पे मैं बोलूं फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एजेंसीज, ये सर्विसेज किसको दे रही थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को। कौन सी सर्विसेज दे रही थी, हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस। तो अभी ये GST से एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, ऐसा पूछा गया था, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया। वो क्या बोल रही है कि देखो ये जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, वो कोई भी म्युनिसिपालिटी के जो फंक्शन थे ना आर्टिकल 243W में लिखे गए हुए, वो परफॉर्म करने के लिए नहीं दिए जा रहे। दे आर इन रिलेशन टू अदर सर्विसेज विच आर नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 243W।
जैसे कि आर्टिकल 243W क्या बोलता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन हो गया, अगर वो वाली सर्विसेज रहती तो हम लोग एग्जाम मान लेंगे। बट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज या फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो म्यूनिसिपालिटी के फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको एग्जाम नहीं रखेंगे, उसको टैक्सेबल बना देंगे। सर क्या ये सर्विसेज आप लोगों को याद रखनी है क्या, तो आंसर इज नो, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में बताता हूं। आपको ऐसे बोलेंगे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी ने लेट से यहां पे एग्जांपल आपको 5 सर्विसेज प्रोवाइड की, आपको यानी कि क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, आउट ऑफ विच इसका लेट से टोटल कंसिडरेशन था 5 लाख रुपीज। इसमें से क्या बोलेंगे कि 2 सर्विसेज वेन इन रिलेशन टू म्यूनिसिपालिटी फंक्शन प्रेजेंटेड अंडर आर्टिकल 243, ए नहीं आएगा, यहां पर डब्ल्यू आएगा, एक मिनट, यहां पे क्या आएगा 243W, फॉर विच, अरे क्या हो गया, फॉर विच अमाउंट टू बी अपोर्शन इज रुपीज 1,50,000 एंड 2 लाख रुपीज लिखा था मैंने, सॉरी, एंड रिमेनिंग 3 lakhs वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विसेज विच आर नॉट मेंशन अंडर आर्टिकल 243W। टेक द जीएसटी इंप्लीकेशन, आपको जीएसटी का इंप्लीकेशन पूछा जाएगा इतना इंफॉर्मेशन देके। आपको क्या बोलना है कि ये जो 2 लाख रुपीज का सर्विसेज है दे आर इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस, तो ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है, ये जीएसटी से क्या एग्जेम्प्टेड है। बट जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की विच आर नॉट मेंशन अंडर द आर्टिकल, ये जीएसटी में क्या बन जाएंगे, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा जीएसटी में टैक्सेबल। समझा क्या? अगर यहां तक समझे तो एक छोटा सा लाइक कर दो यार, जल्दी से फटाफट लाइक कर दो सब लोग, चलो जल्दी। क्लियर है क्या? यहां पे क्लियर है तो हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगेन आपका ए कैटेगरी वाला चैप्टर। ये वाला जो एक पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन है ना, मैं आप लोगों को इजी वे में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 16 जब हम लोग पढ़ते हैं ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में का, वो क्या बोलता है कि आप लोग आईटीसी कब क्लेम कर सकते हो, जब आपके पास एक्चुअल में क्या आना चाहिए, इनवॉइस और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इनवॉइस नहीं तो आपके पास क्या आना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि डेबिट नोट हो गया या बिल ऑफ एंट्री हो गई। और क्या बोलते हैं, आपके पास एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए, आपके पास एक्चुअल में क्या क्या रिसीव होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज, ये आपके पास एक्चुअल में रिसीव होना चाहिए, तो ही हम लोग आपको आईटीसी क्लेम करने देंगे। यानी कि ये एग्जांपल से ऐसे समझो, अगर आपको 28 जनवरी 2026 में मिल रहा है इनवॉइस और 2 फेब 2026 में आपको मिल रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, तो आप लोग आईटीसी कौन से मंथ में क्लेम कर सकोगे, आप लोग आईटीसी कब क्लेम करोगे, तो कहना है इससे आप आईटीसी क्लेम करोगे फेब 2026 में, क्योंकि वो पर्टिकुलर मंथ है जब आपके पास दोनों बातें हैं। कौन सी दोनों बातें, इनवॉइस और गुड्स, है ना, बराबर है। अभी यहां पे ना एक वर्ड आया हुआ है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। क्या वर्ड आया हुआ है, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है वो समझ के लो। यहां पे एक सप्लायर है, यहां पे सप्लायर की क्या है, फैक्ट्री, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा है आपका, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है आपका, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट। सप्लायर की फैक्ट्री किधर है, महाराष्ट्र में, और ये जो रेसिपिएंट है ना, ये रेसिपिएंट कहां पे सिचुएटेड है, आसाम। रेसिपिएंट कहां पे सिचुएटेड है, आसाम। यहां पे एक ट्रांसपोर्टर गया, ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, 28 जनवरी 2026 में गुड्स को लोड कर दिया अपने गाड़ी में, और वो गुड्स को लेके रेसिपिएंट के घर पे पहुंचा, लेट्स से 14 फेब 2026 वाले दिन। तो अभी ये क्वेश्चन है कि रेसिपिएंट को गुड्स किस दिन रिसीव्ड माने जाएंगे, गुड्स किस दिन क्या माने जाएंगे, रिसीव्ड माने जाएंगे। अगर मैं प्लेन लैंग्वेज में बात करूं तो रेसिपिएंट को गुड्स कौन से डेट पे मिले, फेब 14 फेब 2026, यानी कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आईटीसी क्लेम करता है फेब 2026 में, नॉर्मल केस। बट यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मेंशन्ड है बच्चों, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता कि यहां पे रेसिपिएंट को ओनरशिप, रेसिपिएंट को ओनरशिप किधर मिलेगी, सप्लायर के गेट पे। सप्लायर के गेट पे गुड्स का ओनरशिप किसको मिल गया, रेसिपिएंट। मतलब आप बात ऐसे समझ के चलो, अगर ये ट्रांसपोर्ट के टाइम पे गुड्स के साथ कुछ भी हो जाता है, लेट्स से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
लॉस्ट हो जाते, उसके ऊपर फायर लग जाती, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आती? रेसिपिएंट के ऊपर आती। क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ये बोलना है कि सप्लायर के गेट पे जब गुड्स ट्रांसपोर्टर ने ले लिया अपने पास, तो सप्लायर की जिम्मेदारी खत्म, अभी जिम्मेदारी आती है रेसिपिएंट की। तो इस केस में से माना जाएगा कि ये डेट जिस दिन पे गुड्स ट्रांसपोर्टर ने अपने गाड़ी में लोड किए, ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि गुड्स किसको मिल गए? रेसिपिएंट को। और रेसिपिएंट इस एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट केस में आईटीसी को क्लेम कब करेगा? जनवरी 2026 के रिटर्न में, क्योंकि 28 जनवरी के दिन ऐसा माना जाएगा गुड्स आर रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट। यहां तक समझा? सर अगर यहां पे उसने आईटीसी को क्लेम कर लिया जनवरी 2026 में, और फेब वाले मंथ में उसने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ले लिया, है ना, जनवरी के बाद में सब्सिक्वेंटली गुड्स को पर्सनल यूज के लिए ले लिया, या सैंपल या गिफ्ट बोल के बांट दिया, या तो उसने उसको डिस्ट्रॉय किया, या तो गुड्स स्टोलन हो गए, या तो गुड्स लॉस्ट हो गए, तो उस केस में उसको आईटीसी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर जैन में ऑलरेडी आईटीसी क्लेम्ड है और बाद में गुड्स आर नॉट यूज इन द बिजनेस, तो आईटीसी को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। समझा क्या? क्लियर है आज सबको? यहां तक देखो, गुड्स को कब रिसीव माना जाएगा? गुड्स आर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ गुड्स हैंडिंग ओवर ऑफ द गुड्स बाय द सप्लायर टू द ट्रांसपोर्टर एट द फैक्ट्री गेट। ITC can be availed on the date the vehicle are built and handed over to the transporter by the OEM, original equipment manufacturer, at his factory gate। समझा क्या? क्लियर है आप सबको? और ये पॉइंट को देख लो, अगर गुड्स के ऊपर आपने आईटीसी क्लेम कर दिया, बाद में उसको डाइवर्ट किया फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने आईटीसी ऑलरेडी क्लेम किया तो आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। या गुड्स मिलने के बाद में वो लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड हो रहे, या फ्री सैंपल बोल के दे रहे, या गिफ्ट बोल के दे रहे, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी आईटीसी क्लेम किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर आ जाओ अभी अगले चैप्टर के ऊपर, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। वैसे तो ये चैप्टर सी कैटेगरी के अंदर का है। अगेन एबीसी एनालिसिस इसी वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो भी देख लेना। ये क्या बोलते हैं कि अगर समझो आप लोग टैक्स इनवॉइस को इशू कर रहे हो, किसको इशू कर रहे हो? टैक्स इनवॉइस को। अच्छा, टैक्स इनवॉइस को कौन इशू कर रहा है? तो ध्यान से समझ के लेना। यहां पे जो सप्लायर है वो सप्लायर है अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लायर कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या ये टैक्सेबल है क्या अंडर सेक्शन 93 और 94? 93 और 94 अगर ये यस रहेगा तो यहां पे क्या बोलते हैं कि रेसिपिएंट विद इन 30 days shall do सेल्फ इनवॉइसिंग, दैट्स इट। अगर ये 93 94 में कवर नहीं है तो नो नीड टू इशू इनवॉइस। एक काम करो, अगर आप लोग है ना, एक मिनट के लिए ये चीज को पढ़ लो आराम से, मैंने क्या लिखा है स्क्रीन के ऊपर। देखो यहां पे क्या बोलते हैं कि आपका जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और सप्लायर ने गुड्स दिए रेसिपिएंट। अभी बात कर रहे हैं रेसिपिएंट की। क्या ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स का रहे या सर्विसेज का रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 93 या 94 आरसीएम में कवर्ड है क्या? अगर कवर्ड है तो रेसिपिएंट को जिस दिन गुड्स मिले या जिस दिन सर्विस मिली वहां से 30 डेज के अंदर खुद के ऊपर इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। बट अगर ये ट्रांजैक्शन 93 94 में कवर्ड नहीं है तो आपको कोई भी इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? देखो, प्रोवाइडेड दैट, किधर गए रे, हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स किसके अंदर पे करना है? सब सेक्शन 3 और 4 और सेक्शन 9। वो इनवॉइस कितने दिन के अंदर इशू करेगा? 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस एज द केस में बी। खुद के ऊपर 30 days में इनवॉइस को इशू कर देगा। क्लियर है? यहां तक डन है? चलो अभी आते हैं आपका ई वे बिल चैप्टर के अंदर। देखो आप लोगों को मालूम है ना, ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ई वे बिल जनरेट करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? पर्सन ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। उसके लिए अपन ने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा है मेन क्लास के अंदर कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के अंदर है तो वो ई वे बिल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवा के ई वे बिल जनरेट कर सकता है। यहां पे क्या बोल रहे देखो, जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर।
यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा न्यू पीपल को। तो उसके अंदर कौन से पीपल को नोटिफाई किया गया हुआ है, अगर कोई भी बंदा हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, यानी कि ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये किसके अंदर है, सेक्शन 23 में उसको बोला गया है कि तुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहे कि अगर पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और वो इंटरस्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स को सप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई वे बिल, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। वैसे तो ई वे बिल तब जनरेट करना पड़ता है जब वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इज मोर देन 50,000, कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। बट यहां पे बोल रहे कि अगर समझो आप लोग एक ऐसे पर्सन हो जिसको सेक्शन 23 ने बोला है क्योंकि आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बेच रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आप बोले ठीक है, बट अभी आप लोग अगर इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। वो ईवे बिल बनाने के लिए आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप लोग कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जिसको ईवे बिल बनाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। क्लियर है। फिर आता है अगला चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो एक छोटी सी बात समझ के लो, इसका आपके एग्जाम में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना जहां पे भी आप लोगों ने ना अभी तक सेक्शन 73 और 74 पढ़ा हुआ है, याद है 73 आपके ऊपर डिमांड आएगा अगर आपका फ्रॉड वाला इंटेंशन नहीं हुआ या आपने विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं किया है तो 73 में आएगा। बट अगर आप लोगों का इंटेंशन कोई भी फ्रॉड वाला था या विलफुल मिस स्टेटमेंट का था या विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का था, तो आपका डिमांड आएगा 74 के अंदर। अभी क्या हो गया ना, सेक्शन 73 74 हट चुका है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 और एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 74A। ये सेक्शन आप लोग आपके फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हो। तो यहां पे ना बस ये चैप्टर के अंदर बोला गया है जहां जहां वर्ड 73 74 आया है वहां पे एक एडिशनल सेक्शन इंसर्ट किया गया है 74A। अगेन इसका आपके एग्जाम से कोई रेलेवेंस नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता है मोस्टली। ठीक है, बस तो इसको अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर एक चैप्टर आता है आपका रिटर्न्स, इसके अंदर आता है GSTR7 में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूं। देखो दोस्तों ये एग्जाम के अंदर है ना कंफर्म टीसीएस के ऊपर कोई तो भी क्वेश्चन दिखने वाला है आप लोगों को, और टीडीएस और टीसीएस के ऊपर आपको कोई तो भी क्वेश्चन दिखने वाला है। अभी अपन टीडीएस की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोल रहे, अगर कोई भी पर्सन को डिडक्ट करना है टैक्स एट सोर्स। अच्छा, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करने की लिस्ट कौन से सेक्शन में दी गई है, 51, जो आपने नॉर्मल क्लास में पढ़ी हुई है। पहले गवर्नमेंट का क्या बोलना था कि अगर कोई मन में अपने टैक्स को डिडक्ट किया, आपने कोई मन में टैक्स को डिडक्ट किया तो ही आपको क्या फाइल करना है, GSTR7। अभी ये प्रोविजन को हटा दिया। अभी क्या बोल रहे हैं, आपको एवरी मंथ क्या फाइल करना है, GSTR7। फिर आपने उस मंथ में टैक्स को डिडक्ट किया हो या टैक्स को डिडक्ट नहीं किया हो, आपको मैंडेटरी GSTR7 हर महीने भरना है। कितने दिन के अंदर भरना है, विद इन 10 days आफ्टर द एंड ऑफ मंथ। अगेन समझो आपका कोई पर्टिकुलर मंथ में कोई भी टीडीएस नहीं किया है, आप लोगों ने कोई भी टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है, तो भी आपको नील GSTR7 भरना पड़ेगा विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है, डन है यहां तक। चलो इसी के साथ में हार्डली आधे घंटे के अंदर आपके सारे स्टैट्यूटरी अपडेट्स मैंने कवर करवा दिए हैं जनवरी 2026 के हिसाब से। दोस्तों आपके सभी फ्रेंड्स जिनका एटम जैन 26 में ये वीडियो, प्लीज उनके साथ शेयर करना। ये वीडियो में से कम आप लोग एग्जाम में देखोगे तो 10 से 12 मार्क्स के एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। मेरे मोटिवेशन के लिए छोटा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज अगर आप लोगों को सब पसंद आ रहेगा। और अगर आपको जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज और अगर आप लोगों को उसका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज उसको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। क्लियर है, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।